सोसाइटीज में आपके पास वो होता है जिसे मैं एक इफेक्टिव मॉनेटरी सिस्टम कंसिडर करता हूं, जो कि अपनी एंटरप्राइज को फेयर कंपटीशन में खड़ी करने की फ्रीडम देता है, वो भी उस कंडीशन में जो प्रॉफिट और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मार्क्सवादी लोग इस नजरिए को चुनौती द लैंड ऑफ द फ्री मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी। डेवलप्ड वर्ल्ड और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में आपके पास वो होता है जिसे मैं एक इफेक्टिव मॉनेटरी सिस्टम कंसिडर करता हूं, जो कि अपनी एंटरप्राइज को फेयर कंपटीशन में खड़ी करने की फ्रीडम देता है, वो भी उस कंडीशन में जो प्रॉफिट और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मार्क्सवादी लोग इस नजरिए को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा डिवोटेड सोशलिस्ट को भी मेरे नजरिए पर गौर करने के लिए कहता हूं। ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि वक्त बुरा है, सिस्टम सही नहीं है या फिर रिस्क बहुत ज्यादा है। वो टैक्स, लालच और बड़े व्यापारियों को दोष देते हैं कि वो अपना काम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। जिस फ्री मार्केट सोसाइटी में मैं पैदा हुआ हूं, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका मैं बहुत आभारी हूं। यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कंपटीशन के साथ मिलकर प्राइस तय करते हैं। यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों ही अलर्ट हैं और बिना किसी इंटरफेरेंस के डील कर सकते हैं। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई और फेयर रेगुलेशन से अफेक्टेड होते हैं। फ्री मार्केट बिजनेस की जरूरत के साथ साथ एक एंजॉयबल फैक्टर है, जिससे उसके प्रॉफिट पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे। इसके पीछे का आइडिया ये है कि प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से खुद को अपने आप ही रेगुलेट कर लेता है। फ्री मार्केट और फ्री प्राइस सिस्टम दुनिया भर से हर तरह के सामान कस्टमर्स को अवेलेबल करवाता है। फ्री मार्केट के बिना आपको प्रोडक्ट और कमोडिटी अवेलेबल ही नहीं होंगे। एक अनफेयर मार्केट में, एक अनफेयर कंपटीशन में या किसी भी और तरह का मार्केट जो कि फ्री न हो, वहां आप शायद 1 लीटर दूध के लिए 97 पाउंड या 100 रुपए दे रहे होंगे। फ्री मार्केट में अपना पैसा रिस्क पर रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स भी पैसा बचा सकते थे, लेकिन ये रिस्क लेकर मार्केट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। फ्री मार्केट जो फेयर कंपटीशन क्रिएट करता है, उसी से कंज्यूमर को बेहतरीन तरीके से सर्व किया जा सकता है। तभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को री इन्वेस्ट किया जा सकता है और उससे कैपिटल गुड्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और वेजेस भी बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। प्री कॉम्पिटिटिव मार्केट से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इन्वेंटर शुरू से ही कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ये कंपटीशन भी अलाउ करता है और प्रॉफिट और प्राइस खुद ब खुद बैलेंस होकर फेयरनेस को बैलेंस कर देते हैं। थर्ड वर्ल्ड, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट सोसाइटीज और वो गवर्नमेंट्स जो अभी अभी उतनी इवॉल्व नहीं हुई हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। मैंने एक बहुत लंबे तरीके से ये कहने की कोशिश की है कि हम लोग लकी हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमें इनके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए और काम करना चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, अच्छी सर्विस ऑफर करनी चाहिए, जिनमें एक फेयर मार्जिन हो, जिससे हम दौलत भी कमा सकें और कस्टमर्स को वैल्यू भी दे सकें और अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। फ्री मार्केट कितना इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फैक्टर है, इसे तो हमने इस एपिसोड में जान लिया, पर टेक्निकली ये सब मनी के लिए ही होता है। फिर चाहे इसकी बात कोई एक इंसान करे, कोई एक स्टेट या कोई एक गवर्नमेंट, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हाट इज मनी? आपके मुताबिक मनी क्या है? आप कहेंगे पैसा, लेकिन ये तो मनी का सामान्य अर्थ हुआ। मनी का असली मतलब लेखक ने अगले एपिसोड में बताया है। आइए उसे सुनकर मनी को न सिर्फ जाने बल्कि उसे समझें भी। व्हाट इज मनी? पैसे को लेकर हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया बिलीफ सिस्टम और फिलॉसफी प्रेजेंट कर रहे हैं।
इतिहास में अब तक जिनके पास भी दौलत बहुत ज्यादा रही है, उनके अंदर 3 चीजें कॉमन थी। उनमें से एक है पैसे को लेकर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली पैसा है क्या। वो अपने गिल्ट से, अपनी बिलीफ से, अपने रिलीजन और कल्चर की अपब्रिंगिंग से ऊपर उठ सके। वो आम सोच से ऊपर उठकर समझ सके कि पैसे का नेचर और उसका असली मतलब क्या है। इस किताब का एक मकसद ये भी है कि आपको इस बारे में क्लैरिटी मिले कि पैसे का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि पैसा क्या है, आप भी बेइंतहा दौलत इकट्ठी कर सकेंगे और वो दौलत इतनी होगी कि आपका बैंक अकाउंट आपके फोन नंबर जैसा दिखने लगेगा। ये किताब आपको रियल और एक्यूरेट गहरी अंडरस्टैंडिंग देगी कि पैसा क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके पीछे का सिस्टम क्या रहा था। इसको नेचुरल और इकोनॉमिक लॉ कैसे गवर्न करते हैं, ये कैसे फ्लो करता है और कैसे ऑपरेट करता है। आप अपनी नॉलेज को कैसे लेवरेज करके ज्यादा पैसा बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और कैसे ज्यादा वापस कर सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं। आप ये जानेंगे कि स्पिरिचुअल और मटेरियल कैसे बैलेंस होते हैं और अट्रैक्शन और एक्शन कैसे काम करते हैं। द मनी फिलॉसफी एक माइंडसेट देती है, एक स्किल सेट देती है और इमोशन को काबू करने के तरीके भी सिखाती है। ये पैसों की फिलॉसफी है और जिंदगी जीने का एक तरीका भी है जिसे आप अपना हाईएस्ट पर्पस पा सकें, पैसों को अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकें और बदलाव लाकर अपनी लेगेसी बना सकें। हम सब में कुछ न कुछ बिलीफ होते ही हैं जो कि बड़े होते हुए हमारे आसपास की सराउंडिंग से हमारे अंदर आ जाते हैं। ये बिलीफ हमारे दुनिया देखने के तरीके और नजरिए के साथ साथ पैसा और दौलत को देखने के तरीके को भी बदल देते हैं, और ये भी कि हमारे पास कितनी दौलत है और कितनी नहीं है। ये किताब उन सारे मिथ्स, हिडन सीक्रेट्स को तोड़ देगी और उन सब चीजों के खिलाफ बोलेगी जो आपको पैसा कमाने से रोक रहे हैं। मनी एक किताब है जिसका ये क्लेम है कि ये पर्सनली और ग्लोबली बहुत बेनिफिशियल रही है। ये एक पॉजिटिवली बायस्ड किताब है जो कि दौलत के फायदे बताती है और सबूतों के आधार पर उन सारे आर्गुमेंट्स को खारिज कर देती है जिसे मीडिया ने वन साइडेड व्यू से दिखाते हुए पैसे को खराब साबित किया है। और इन सब के साथ ही असली दुनिया में काम आने वाली समझ भी ये किताब देती है। अगर आप 5 मिनट में अमीर होने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो आप गलत जगह पर हैं। अगर आप कोई पिरामिड स्कीम जैसी स्कीम ढूंढ रहे हैं तो भी आप अपना कीमती वक्त इस किताब पर वेस्ट ना करें। ये किताब बेग, बोरो, स्टील नहीं है, लेकिन अगर आप सच में एक सच्चा गाइड चाहते हैं जो आपको बता सके कि दौलत कैसे जल्दी और रियलिटी के दायरे में कमाई जा सकती है, तो यह किताब आपकी मदद कर सकती है। अगर आप लंबे वक्त तक और रियलिस्टिकली दौलत कमाना चाहते हैं तो मुझे बेहद खुशी है कि आपकी और मेरी मुलाकात हो गई। पॉपुलर बिलीफ से हटकर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पैसा भी कमा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। आप दौलत कमाते हुए भी एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पेरेंट और पार्टनर हो सकते हैं। आप पैसा कमाते हुए भी बदलाव ला सकते हैं। आपको खुशी होगी ये जानकर के इस किताब में एक चैप्टर इसी टॉपिक पर है। सुने जो मन चाहे। What you can expect from money। इस किताब से हम ये साबित करेंगे कि आप पैसा भी बना सकते हैं और बदलाव भी ला सकते हैं। आप खुद को सर्व करते हुए दूसरों को भी सर्व कर सकते हैं। आप भरपूर दौलत कमाते हुए सेल्फिशनेस और सेल्फनेस को बैलेंस भी कर सकते हैं। आप पैसे के साथ सिर्फ एक अफेयर की जगह एक बहुत खूबसूरत शादी जैसा रिश्ता बनाकर खुश रह सकते हैं। ये किसी दूसरी सेल्फ हेल्प बुक की तरह मंत्र, एफर्मेशंस और इनकैंटेशंस पर आधारित नहीं है। ये बताती है कि आप कैसे स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच अट्रैक्शन और एक्शन को गले लगाते हुए एक बैलेंस्ड व्यू रख सकते हैं। ये सन 1906 की इकोनॉमिक थ्योरी की हार्डकोर टेक्स्ट बुक भी
नहीं है। ये ज्यादा रेलेवेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और लॉ का ओवरव्यू देती है और ये बताती है कि इन्हें लेवरेज करके आप कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाते हुए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये ऐसी किताब भी नहीं है जो इकोनॉमी के बारे में कंप्लेंट करे और इकोनॉमिक बूम और क्रैश के बारे में बात करे। न ही ये साइक्लिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बड़े बड़े समाधान देगी, क्योंकि मुझे ऐसी साइक्लिकल प्रॉब्लम्स का कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन या यूटॉपिक इक्विलिब्रियम ढूंढना डिल्यूजनल लगता है। लेकिन ये किताब इतिहास के आधार पर यह जरूर बताती है कि एक इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम और हमेशा मूव करने वाले इन एंड आउट स्विंग्स कैसे रहते हैं, जो कि फ्यूचर में भी रहेंगे। मेरे लिए किसी भी नेचुरल चीज को बदलना बेकार की बात है। उसकी जगह इकोनॉमिक और यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करना बेहतर है। मैं और हम सब इन लॉज को ग्लोबल और लोकल वेल्थ के लिए लेवरेज जरूर कर सकते हैं। आप समंदर की लहरें नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी नाव की दिशा तो बदल ही सकते हैं। इस किताब में हम एक लचीला मनी मॉडल प्रेजेंट करेंगे जो कि आपके किसी भी पैशन या प्रोफेशन को इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप के एवोल्यूशन के साथ बढ़ाने में मदद करेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना काम, परिवार, बच्चे, पैशन और बदलाव लाने के जज्बे को अपनी शर्तों पर बिना किसी सैक्रिफाइस के और लंबे इंतजार के बिना बैलेंस और कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने काम से प्यार कर सकते हैं और जिस चीज में आपका मन लगता है वो भी कर सकते हैं। आप अपने पैशन और प्रोफेशन को एक साथ मिला सकते हैं और अपने पेशे को अपना वेकेशन भी बना सकते हैं, और वो भी शानदार प्रॉफिट के साथ शानदार बदलाव लाते हुए। जो मुझे जानता है वो ये बात जानता है कि मैं कभी पीछे नहीं हटता। कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता है जो सब कहना चाहते हैं। सच में सोचते हैं लेकिन कहेंगे नहीं, हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपको ब्लंटनेस और रंगीन लैंग्वेज ऑफेंड कर सकते हैं और कन्वेंशंस को चैलेंज करने वाली बातें अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, तो आपको मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं। अगर आप एक छोटी सी और इजी किताब चाहते हैं जिसमें कोई एक्शन लेने की बात न हो और अपने आप में कुछ बदलने की बात न हो, तो आपने गलत दवा चुन ली है। आप कमर कस लें, क्योंकि आप एक बहुत शानदार और खतरनाक राइड पर चलने वाले हैं, लेकिन मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि 26% लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पेमेंट के नए तरीकों की खोज करते हैं, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स भी शामिल हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये डर फैल रहा है कि हम धीरे धीरे कैशलेस सोसाइटी हो जाएंगे। क्या ये सच है? क्या वाकई डिजिटल पेमेंट्स ने कैश का रास्ता बंद कर दिया है? जानते हैं मनी, नो मोर, मेक मोर एंड गिव मोर के हमारे अगले एपिसोड में। पैसे की आपदा, अ डिसरप्शन इन फाइनेंस। बिजनेस, टेक्नोलॉजी और पैसे की दुनिया में, जैसा कि डार्विन ने भी कहा है कि फिटेस्ट सर्वाइव करता है, इंडस्ट्रियल एज काफी पीछे छूट चुकी है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग और लेबर पर फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ और जल्दी रिटायर होने के लिए निर्भर हैं, वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। हम बहुत तेज स्पीड में इंफॉर्मेशन एज की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही वो टेक्नोलॉजी एज भी बन जाएगी। गुजरे हुए कुछ ही सालों में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, जिससे हम डिवाइसेस और चिप्स की मदद से कैश की जगह लाइट स्पीड से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल दौर बहुत तेज है। गॉर्डन मूर का लॉ कहता है कि कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में डबल हो जाएगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एक स्क्वायर इंच पर जो ट्रांजिस्टर्स का नंबर है वो हर साल डबल हो रहा है। कंपाउंड इफेक्ट की वजह से जो मोमेंटम बनेगा वो बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। 50 सालों तक मूर के लॉ में कोई बदलाव नहीं आया है और ये लगभग 2 बिलियन तक का फैक्टर बन चुका है। इसका बहुत बड़ा असर पैसे की रफ्तार पर पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग तरीकों के बढ़ने से बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। दुनिया के सबसे तेज बिलियनियर्स
पलक झपकने भर जितने वक्त में दुनिया की कनेक्टिविटी और बहुत ज्यादा ताकत वाले मॉनेटरी सिस्टम ने अर्ली एडॉप्टर्स, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सक्रिय कर दिया है और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा कर ली है। द हसल के मुताबिक फास्टेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट देखेंगे तो 10 में से 9 सन 1987 के बाद के बिलियनियर्स हैं। चौंकाने वाली बात है कि इनमें सबसे स्लो गेट्स थे, जो कि सबसे बूढ़े थे। 10 में से 7 वो लोग थे जिन्होंने इंटरनेट को लेवरेज किया था और इनमें अमेज़न के जेफ बीजोस, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और ईबे, ग्रुपॉन और गूगल जैसी कंपनीज के फाउंडर सीन पाकर शामिल थे। मनी एपिडेमिक। आप अपने हाथ में एक छोटे से डिवाइस के जरिए स्पीड ऑफ लाइट से दुनिया में कहीं भी पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ये ट्रांजैक्शंस वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, चिप्स और बहुत और अलग नए जरियों से कर सकेंगे। आपको सिर्फ वाईफाई की जरूरत होगी। आप अपनी दुकान और बिजनेस बिना किसी स्टाफ, इन्वेंटरी और ना के बराबर ओवरहेड्स के और किसी और के सर्वर पर निर्भर हुए बिना भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको मुफ्त में करोड़ों कस्टमर्स और फॉलोअर्स मिल जाएंगे। आप मुफ्त में सोशल मीडिया और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज कर सकेंगे। आप दूसरे लोगों के लिए एक जगह पर बहुत सारी सर्विसेज लाकर करोड़ों की कीमत की एंटरप्राइज खड़ी कर सकेंगे। अली बाबा का कोई स्टॉक नहीं है और वो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एयरबीएनबी का कोई होटल नहीं है, उबर की कोई कार नहीं है, फेसबुक कोई कंटेंट नहीं बनाता और नेटफ्लिक्स ने किसी भी सिनेमा घर को नहीं खरीद रखा है। तो आप चालाकी देख रहे हैं। मनी फॉर नथिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक भी सेल नहीं की है और करोड़ों कमाए हैं। ट्विटर के आईपीओ में $14.2 बिलियन का स्टॉक बिका और उनका कोई रेवेन्यू मॉडल भी नहीं था। फेसबुक ने फेसबुक एड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने से पहले अपने आईपीओ से सन 2012 में $104 बिलियन रेज किए थे। ये कंपनीज फ्यूचर सेल और वादे बेच रही हैं। इन्हें टीनेजर्स ने अपने हॉस्टल के कमरों से सेटअप किया है। कोडर्स और हैकर्स आज के दौर के सेलिब्रिटीज हैं। कोई भी इंसान अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस का वीडियो पोस्ट करके लाखों व्यूज ले सकता है और उसी से एड्स और स्पॉन्सरशिप के दम पर हजारों रुपए कमा सकता है। हमारी सोशल और प्राइवेट जिंदगी अब पब्लिक डोमेन में है। हम बस एक बटन दबाकर कुछ भी पा सकते हैं। नए और पुराने की दूरियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। इस टेक्नोलॉजी की एज को या तो हम गले लगा सकते हैं या फिर पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ती ही रहने वाली है। मूर की लॉ में अच्छी और बुरी बात यह है कि या तो टेक्नोलॉजी को गले लगाकर इनोवेशन करके मार्केट को डिसरप्ट करके बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं या फिर लगातार मौके छोड़कर पुरानी दुनिया में रह सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई बचाने वाला आएगा। और ठीक ऐसा ही पैसे के साथ भी है। पेनोफोबिया। दुनिया में बहुत डर है। payyourway.org.uk की रिसर्च के अंतर्गत एक पेमेंट्स काउंसिल्स कंज्यूमर एजुकेशन कैंपेन हुआ था, जिसके मुताबिक 26% लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पेमेंट करने के नए तरीकों को अवॉइड करते हैं। इन लोगों ने इस डर को एक नाम भी दे रखा है, पेनोफोब्स। दिलचस्प बात यह है कि केवल 25% लोग ही मकड़ियों से डरते हैं। मुझे लगता है कि ये कहना गलत होगा कि लोग बदलाव से डील करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। जब कॉन्टैक्टलेस कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे, तब इन जेनिको की एक स्टडी में ये पता चला था कि केवल 13% कंज्यूमर्स के पास कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट या डेबिट कार्ड था और सिर्फ 5% ही उसका इस्तेमाल करते थे। और इस स्टडी से ये भी पता चला कि 61% ब्रिटेन के लोग इसलिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी तरह से नहीं मिली है और 41% को तो पता ही नहीं था कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। आज के टाइम में ये डेटा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम इन पेमेंट मेथड्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
आज तो हम बेहद आसानी से पेमेंट्स के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि आज के वक्त के मुकाबले कैश और चेक से पहले के ऑनलाइन पेमेंट्स पर शिफ्ट होना ज्यादा बड़ा बदलाव था। इंटरनेट बहुत बड़ा गेम चेंजर था। ये हुआ तो सन 1990 में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 973 साल से भी ज्यादा हो गए। तो इसलिए मेरे दोस्त, इसको खुशी खुशी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। एक कैशलेस सोसाइटी में एक डर ये भी है कि हम कैशलेस सोसाइटी हो जाएंगे, और मैं सोसाइटी से ज्यादा डरा हुआ हूं क्योंकि मैं अपने 5 साल के बेटे को कागज के पैसों से रिश्वत नहीं दे पाऊंगा। लोगों को लगता है कि कैश उनसे छीन लिया जाएगा और करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, और सरकार ऐसा सिर्फ इसलिए करेगी कि पैसे का फ्लो कंट्रोल कर सके और टैक्सेस बढ़ा सके। मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन अथॉरिटीज के साथ एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के इस मसले को देखते हैं। पेमेंट काउंसिल के मुताबिक फेडरल रिजर्व का एस्टिमेट था कि सन 2016 तक $619.9 बिलियन कैशलेस ट्रांजैक्शन होंगी। सन 2010 में यह आंकड़ा $60 बिलियन था। स्वीडन में लगभग 59% ट्रांजैक्शंस पहले से ही कैशलेस हैं, और हार्ड करेंसी इकोनॉमी का सिर्फ 2% हिस्सा है। यूके में सन 2014 में पहली बार पेमेंट्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस और कंज्यूमर सबको मिलाकर कैश पेमेंट 48% से गिर गई थी। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड कैशलेस सोसाइटी होने के सबसे करीब हैं। यूके और यूएस में कुछ पॉलिसीज चेंज होनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर शिफ्ट आ रहा है। जर्मनी, इटली और ग्रीस जैसे देशों में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर वहां पर ये चीजें थोड़ी स्लोली पहुंच रही हैं। जर्मनी में तो डेट और गिल्ट के लिए शब्द भी एक ही है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि जब हम बार्टर सिस्टम से कॉइन्स की तरफ आए होंगे और कॉइन से पेपर की तरफ, और उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड के हट जाने में भी इसी तरह के चैलेंजेस तब भी रहे होंगे, तो ये अलग कैसे है? हमें तो इस तरक्की का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम कितने लकी हैं और इन तरक्कियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पैसे की कहानी इतिहास में अलग अलग तरीकों से केवल रिपीट होती आ रही है, बस उसकी रफ्तार बढ़ गई है और वो और एडवांस हो गई है। डिसरप्शन ही नया ऑर्डर है और बदलाव ही कांस्टेंट। डेवलपिंग दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में कैशलेस सोसाइटी में सबसे ज्यादा वल्नरेबल बूढ़े और टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए लोग हैं। ये टेक इश्यूज की जगह एक स्किल और ट्रेनिंग का इश्यू है। जो लोग बेघर हैं उनके लिए तो फंडामेंटल चीजें ही बहुत खराब हैं। उनके लिए खुद को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। घर न होने की वजह से उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिलता और बैंक अकाउंट भी मैनेज नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि जो बेघर लोग हैं वो आते जाते लोगों से क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने लगेंगे। हालांकि कैश का ना होना किसी को बेघर नहीं बनाता, लेकिन ये अमीर और गरीब के बीच की दूरी जरूर बढ़ाता है। इस लैग की वजह से डेवलपिंग देशों में एंटरप्रेन्योर्स को भी बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस और अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप इस डिसरप्शन का भरपूर फायदा उठाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज्यादा ग्रोथ पा सकते हैं और ज्यादा दान भी कर सकते हैं।